हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जियोग्राफी का जो फर्स्ट पेपर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर का नाम है रीजनल जियोग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित पेपर फर्स्ट जो है प्रादेशिक भूगोल रीजनल जियोग्राफी से संबंधित जो यूनिट नंबर हम 7 को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6 इस तरीके से हमने 1 से 6 तक की सारी यूनिट्स को एक एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी की वीडियोस कंप्लीट डिस्कस की है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस यानी कि इस पेपर से संबंधित जो भी वीडियोस हमने बनाई है वो बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी। आप उन वीडियोस को भी आप एक एक करके देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है इंडिकेशंस के विषय में, सांकेतक के विषय में, सांकेतक होते क्या हैं, कौन कौन से, उसके विषय में हमें पढ़ना है। फिलहाल इसमें हमें पढ़ना है इकोनॉमिक संकेतक इंडिकेशंस, सोशल इंडिकेशंस और इन्वायरमेंटल इंडिकेशंस यानी कि आर्थिक संकेतक, पर्यावरणीय संकेतक और सामाजिक संकेतक। इन तीनों संकेतकों के विषय में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी इस पेपर से यानी कि इस यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस का इजीली बहुत ही आसानी से आप उस अपने पेपर में उन प्रश्नों का आंसर दे सकें। और हम सारे टॉपिक्स को यानी कि इस पेपर से, इस यूनिट से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, उन सभी यूनिट्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। आप इन प्रश्नों इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। आप निश्चित तौर पर आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे आंसर लिख के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक क्या है, महत्व क्या है, ये सारी चीज़। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक जो होते हैं सतत विकास में योगदान देते हैं। सतत विकास जो कि हमने पहले ही बताया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक, इन तीनों चीज़ों के सामंजस्य से ही सतत विकास संभव है, जो कि हमने इसके पहले वाली यूनिट्स में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के योगदान से सतत विकास संभव हो सकता है। और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संकेतक, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से पर निर्भर होती हैं। आर्थिक विकास से जीवन स्तर बढ़ता है, यानी कि जीवन स्तर में सुधार होता है। पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं अर्थव्यवस्था जो होती है, जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था होती है, वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। यानी कि पर्यावरण जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अर्थव्यवस्था निर्भर होती है कि नहीं, जो भी होगी वो एक तरीके से निर्भर करेगी। और पर्यावरण में होने वाले बदलाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन कोई भी है उसकी कमी हुई तो कहीं ना कहीं वो उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे, उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो संकेतक हैं देशों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक जो होते हैं देश को प्रदर्शन करने के लिए इन मापन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पर आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल एक है जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर आप सकते हो अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एक जीवन जीने की जो स्टैंडर्ड होती है वो उसके विषय में आप देख सकते हैं। नॉलेज जो हो यानी कि एक तरीके से एजुकेशन इंडेक्स जो होता है, यानी कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें होते हैं। एजुकेशन यानी कि एजुकेशन सेक्टर जो एजुकेशन इंडेक्स होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स होता है, इसमें क्या देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो होता है ये, और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जांचा जाता है और उसके बाद ही ये इंडेक्स जारी किया जाता है। आगे हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, हमने पहले बताया कि सोसाइटी जो होता है, समाज जो होता है, सामाजिक जो होता है, आर्थिक जो होता है और इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय जो होते हैं, इन तीनों के सामंजस्य से ही ये पर्यावरण मतलब कि इस तरीके से सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास संभव है। इन तीनों के सामंजस्य से अगर हम किसी चीज़ का बहुत ही अधिक उपयोग करेंगे तो एक तरीके से वहाँ पर उस चीज़ों का बहुत ही दोहन होगा, तो वो उन चीज़ों की कमी महसूस होगी। आने वाले भविष्य की पीढ़ियों में जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद होने चाहिए थे, अब वो उनकी कमी महसूस होगी और वहाँ की उस समय फिर अर्थव्यवस्था जो होगी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सतत विकास के लिए कड़े कानून, नियम बनाए गए हैं और
इसी से यानी कि इससे जब सतत विकास अगर किसी भी देश में लागू है तो उससे आने वाले कई दीर्घकालिक वर्षों तक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और बहुत ही दृढ़ होती है, बहुत ही यानी कि एक स्टेबल अर्थव्यवस्था बनी रहती है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण, जो पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बिना आर्थिक विकास कमजोर हो जाएगा। वही तो हमने बताया ना कि पर्यावरणीय सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना अगर उसको अंधाधुंध उपयोग करें तो आगे चलकर आर्थिक विकास जो है वो सुदृढ़ रूप से एक दृढ़ नहीं रहेगा, एक स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगी, और आर्थिक विकास के बिना पर्यावरण संरक्षण विफल हो जाएगा। तो एक दोनों ही आपस में एक दूसरे से सामंजस्य, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं आर्थिक विकास पर सीमाएं लगाते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो आर्थिक विकास पर सीमाएं लगाते हैं। ये सीमाएं संसाधन प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रगति और संरचनात्मक परिवर्तनों की सीमा के साथ बदलती रहती हैं। ओके, आगे हम और चीज़ें देखते हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सामाजिक वातावरण सकारात्मक सहकर्मी संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करता है। अभी आप समझेंगे कि वयस्कों और बच्चों के बीच जो सकारात्मक बातें करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तरीके से पर्यावरणीय संबंधी अगर हम सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, उनको बातें करेंगे तो उनके भी दिमाग में एक तरीके से उसके प्रति जागरूकता होगी पर्यावरण को लेकर, और वो सारी चीज़ें हमारे सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में एक तरीके से सहायता करने में अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पर्यावरण संकेतक जो होते हैं उसके विषय में देखते हैं। पर्यावरण संकेतक ये सरल उपाय हैं। क्या है, एक तरीके से सरल उपाय हैं। इससे पहले हमने देखा कि क्या है, यानी कि जो सांकेतक होते हैं उसके विषय में हमने देखा किस तरीके से महत्व है ये सारी। अब हम देखते हैं पर्यावरण सांकेतक जो होते हैं, पर्यावरण सांकेतक ये सरल उपाय होते हैं। क्या होते हैं, सरल उपाय होते हैं। ये हमें बताते हैं कि पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण सांकेतक एक संख्यात्मक मान है जो पर्यावरण मानक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक तरीके से पर्यावरणीय संकेतक परिवर्तनों को दर्शाता है। पर्यावरण से संबंधित जो भी पेड़ पौधों की कटाव, पर्यावरण में प्रदूषण कहाँ पर कितना हो रहा है, जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन, जल स्रोत, भूमिगत जल, इन सभी चीज़ों का, कहीं पर कृषि, कहीं पर पेड़ पौधों की कटाई, कहीं पर कृषि क्षेत्र का विनाश हो रहा है, कहीं पर वन का कटाई हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एक तरीके से परिवर्तन जो हो रहा है समय के साथ साथ हर वर्षों में, उन चीज़ों का डेटा संकलन करना, उनका मेजर करना, यही चीज़ होती है पर्यावरण संकेतक के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम और अच्छे से देखेंगे। सांकेतक मात्रात्मक मापक या पर्यावरणीय स्थिति के आंकड़ों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। किसके आधार पर, सांकेतक मात्रात्मक जो होते हैं पर्यावरण की स्थिति के आंकड़ों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। ठीक है, और इसको समय समय के साथ साथ ट्रैक किया जाता है ताकि कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी अगर उसमें अपडेट हो रहा है कोई भी, तो उसमें वो संशोधन करते रहें। ठीक है, पर्यावरणीय संकेतकों को स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न भौगोलिक पैमानों पर विकसित और उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं भी क्षेत्रीय स्तर पर अगर हमें कोई चीज़ जानकारी लेना है तो वहाँ का जो सांकेतक है पर्यावरणीय संकेतक, उसके विषय में हम जानेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम उस चीज़ वहाँ पर काम करना चाहते हैं कहीं पर, तो हम एक तरीके से पर्यावरणीय संकेतकों का इस्तेमाल करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक तरीके से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर जगह पर्यावरणीय संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय संकेतक जो पर्यावरण की स्थिति का सरल माप है, ये संकेतक पर्यावरण की स्थिति को ट्रैक करने का कि एक किफ़ायती और व्यवहारिक तरीका है। क्या है, एक व्यवहारिक तरीका है। आगे देखते हैं, संकेतकों के जरिए पर्यावरण में हो रही गतिविधियों का पता चलता है। पर्यावरण में जो भी गतिविधियां होती हैं इसी के माध्यम से पता चला। अगर हम सोचो सांकेतक होते ही ना, ये पर्यावरणीय संकेतक होते ही ना, तो कैसे हमें पता चलता कि कितने आज पेड़ थे और कितने भारत में उसके बाद 2000 मतलब कि आज के वर्ष में कितने, आने वाले वर्षों में कैसे कितने होंगे, किस दर से घटा, ये सारी चीज़ें कैसे होता। तो इसीलिए तो पर्यावरणीय संकेतकों का निर्माण किया गया ताकि इसको कैलकुलेट किया जाए, इसके पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए एक सतत विकास के जो कड़े कानून नियम और किसी चीज़ को संरक्षण करना है तो उन चीज़ों के लिए नियम बनाए जा सके, कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं और भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय संकेतक के कुछ उदाहरण ये रहे हैं, जैसे कि विषाक्त उत्सर्जन, जैव विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, मृदा अपरदन जो होता है, इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन, इसके विषय में कीटनाशक विषाक्तता, ओजोन क्षरण जो होता है, ओजोन जो परत होती है, जो कि आप जानते हो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का एक तरीके से क्षरण होना समय के साथ साथ उसमें जो कि प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो जो एक तरीके से हमारे धरती पर जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
ये मीथेन गैस, यानी कि ये सारी गैसों के उत्सर्जन से एक तरीके से गर्मी हो रही है, और कई सारे हानिकारक जो सूर्य से रेडियो तरंगें आती, अल्ट्रावायलेट किरणें, कई सारे जो खतरनाक किरणें आती हैं, पराश्रव्य तरंगे वगैरह, तो वो छिद्र करती जाती हैं, ओजोन लेयर को चीर्ण करती जाती हैं, धीरे धीरे उसको कमज़ोर करती जा रही है, क्योंकि ओजोन लेयर है O3 से बना हुआ, और धीरे धीरे इसका O2 + O में टूटते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है पर्यावरणीय संकेतक के अंतर्गत। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम कितनी तेज़ी से ओजोन क्षरण हो रहा है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे कि पर्यावरणीय संकेतकों से जुड़ी कुछ खास बातें जो हैं, जैसे कि पर्यावरणीय संकेतकों को मात्रात्मक माप या पर्यावरणीय स्थिति के आंकड़ों के आधार पर विकसित किया जाता है। किसके आधार पर? पर्यावरणीय स्थिति के जो आंकड़े होते हैं उन्हीं के आधार पर। किस रूप में? मात्रात्मक रूप में। ठीक है, आगे हम और चीज़ें देखते हैं। इन संकेतकों को स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक कई भौगोलिक स्थितियों के पर विकसित और इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने पहले बताया। आगे हम देखते हैं पर्यावरणीय स्थितियाँ जो होती हैं, पर्यावरणीय संकेतकों को कार्रवाई को चलाने में सक्षम बनाने के लिए चयन और या एकत्रीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आगे हम देखते हैं, आगे जो अगला टॉपिक है, पर्यावरणीय संकेतकों के कुछ उदाहरण जैसे हैं, जो कि पहले बताया था। पर्यावरणीय जो उदाहरण है, इसमें वायुमंडल में ओजोन क्षरण जो होता है, क्षयकारी पदार्थ जैसे ODS जो होते हैं, इनकी सांद्रता कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में ये उत्पन्न हो रहे हैं पृथ्वी पर, तो इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, इनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आएंगी? पर्यावरणीय संकेतकों के अंतर्गत आएंगी। यही सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं और चीज़ें। पर्यावरणीय जो संकेतक होते हैं एक सरल उपाय है जो हमें बताते हैं पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही जटिल है, एक तरीके से बहुत ही विस्तृत है, पूरी दुनिया में फैला हुआ पर्यावरण हर जगह मौजूद है। इसीलिए संकेतक पर्यावरण की स्थिति को ट्रैक करने का एक अधिक व्यवहारिक माना गया है। ठीक है, आगे हम अब देखते हैं सामाजिक आर्थिक संकेतक। सामाजिक आर्थिक संकेतक क्या है? इससे पहले हमने पढ़ लिया पर्यावरणीय संकेतक, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक संकेतक। सामाजिक आर्थिक संकेतक किसी भी देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को समझने की एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। किसको? स्वास्थ्य को समझने के लिए, स्वास्थ्य हेल्थ को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों का यह अनुभाग, अभी आप समझोगे, अनुभाग शिक्षा, लिंग, गरीबी, आवास, सुविधाएं, रोजगार, अन्य आर्थिक संकेतकों का डेटा प्रदान करता है। इसीलिए तो हम समझ पाते हैं कि आर्थिक सामाजिक संकेतक कितने महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, तो ये पृष्ठभूमि, तभी तो हमें स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित जानकारी मिलती है। तो हमें एक तरीके से शिक्षा के विषय में, लिंग के विषय में, उस क्षेत्र के गरीबी की, आवास, वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं किस तरीके से हैं, रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, और अन्य आर्थिक जो संकेतक होते हैं उनका डेटा प्रदान करता है। सामाजिक संकेतक जो होते हैं समाज में आर्थिक स्थिति और समृद्धि को समझने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। क्या है? एक तरीके से एक विधि है। किस चीज़ को समझने के लिए? सामाजिक संकेतक एक समाज में जो आर्थिक स्थिति होती है उस चीज़ को समृद्ध करने में, समझने में एक तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल गरीबी को मापने के लिए भी किया जाता है, रोजगार को बढ़ाने के रूप में, काम करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए, और मानव संसाधन विकास करने के लिए जैसे उद्देश्यों की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो क्या है, सामाजिक जो संकेतक हैं इनका हम उपयोग करते हैं गरीबी को मापने, रोजगार को बढ़ाने, काम करने की स्थिति को सुधारने के लिए, मानव संसाधन विकास विकसित करने जैसे उद्देश्यों को आदि को प्रगति को मापने के लिए, किस स्पीड से प्रगति हो रही है इस चीज़ों में, उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम सामाजिक संकेतक का उपयोग करते हैं। सामाजिक संकेतकों का इस्तेमाल सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है इसकी दिशा में प्रगति को मापने के लिए, एक तरीके से समझिए ना, संकेतक जो होते हैं मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ को मापने के लिए। अब वो पर्यावरणीय मापक हो, या फिर सांकेतिक मापक हो, या फिर आर्थिक मापक हो, या सामाजिक मापक हो, तो एक तरीके से मेजर करने के लिए, मात्रक आंकड़े इकट्ठा करना, तो यही तो होता है मापक। तो सामाजिक मापक में हम सतत विकास के लक्ष्यों को, SDG की दिशा में प्रगति को मापने के लिए के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। सामाजिक संकेतकों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ कहने का मतलब है। जैसे कि भोजन यानी कि पोषण से संबंधित जो है, कहाँ पर किस तरीके का पोषण की सुविधा है, कहाँ पर कुपोषण के लोग शिकार हो रहे हैं आदि, ये सारी चीज़ों को हमें डाटा कलेक्ट करना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कहाँ पर किस तरीके से बीमारी फैल रही है, या फिर लोग कहाँ पर बीमार हैं, कौन से लोग की स्वास्थ्य में कमजोरी, ये सारी चीज़ें, इनमें कमी अभाव, इस सारी चीज़ों को जानकारी, इसका डेटा कलेक्ट करना। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP जो होता है इसके विषय में, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI इसके विषय में, जीवन प्रत्याशा इसके विषय में, यानी कि
उस क्षेत्र में कितने वर्षों तक व्यक्ति जीता है, और शिक्षा साक्षरता दर यानी कि उस क्षेत्र के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने वर्षों में उनकी एवरेज स्कूलिंग होता है, ये सारी चीज़ें। सकल राष्ट्रीय आय GNP जो होता है, GNI जो होता है, इसके विषय में। शिशु मृत्यु दर जो होता है, इस सब चीज़। तो इन सारी चीज़ों के विषय में एक तरीके से सामाजिक संकेतकों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इन चीज़ों को जब अध्ययन करेंगे तो ये सामाजिक संकेतकों के अंतर्गत ये उनके उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण है। आगे हम देखते हैं सामाजिक संकेतक के बाद हम देखते हैं आर्थिक संकेतक जो होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेशन जो होते हैं। आर्थिक संकेतक आर्थिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े होते हैं। इसके अंतर्गत इसके जरिए आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य में होने वाले प्रदर्शन को अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से तो आर्थिक संकेतक आर्थिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े होते हैं और इनके अंतर्गत इनके जरिए एक तरीके से आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य में होने वाले प्रदर्शन को अनुमान लगाया जाता है। और आर्थिक संकेतकों के जैसे कि जो एग्जाम्पल हैं, एक तरीके से उदाहरण जो हैं, उनको हम देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे कि बेरोजगारी जो है, तो किसी भी क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि वहाँ के क्षेत्र का आर्थिक कितना संकेतक, आर्थिक विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के विषय में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और उपभोक्ता मुक्त सूचकांक, उपभोक्ता कितना उपभोग किया जा रहा है, मुक्त सूचकांक, ये सारी चीज़ें। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन जो हो रहा है उस क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों का विकास देखना पड़ेगा। शेयर सूचकांक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से आर्थिक संकेतक हैं और आर्थिक संकेतक के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का आंकड़ा तैयार किया जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास का एक अच्छा सूचकांक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GNP होता है। इसे किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उसकी आबादी से भाग देकर निकाला जाता है। यानी कि जो GNP होता है ना, उसको क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उस चीज़ को उसकी आबादी से पूरा डिवाइड करके GNP निकाला जाता है। आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक ISEW, इसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, अब यानी कि इसमें देखते हैं सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक ISEW एक आर्थिक सांकेतक है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को संशोधित करके आर्थिक विकास के हानिकारक जो होते हैं प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आर्थिक विकास के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखता है। ISEW की जो गणना में GDP में कई तरह के समायोजन किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समायोजन हैं। इसे हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ISEW है क्या। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरणीय क्षरण की लागत को कम करना। ठीक है, तो पर्यावरणीय क्षरण जो होता है, इसमें जो लागत होती है उस चीज़ को कम करना कैसे न कैसे करके। गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ना। ठीक है, आय असमानता और अपराध की लागत में कमी या कटौती करना। असमानताओं के लिए घरेलू खपत को समायोजित करना। जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालिक लागतों पर विचार करना। ठीक है, तो दीर्घकालिक जो लागत होती है जलवायु परिवर्तन के लिए, उस चीज़ों पर विचार करना। ठीक है, ISEW को डेली और कॉब ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद GDP की जगह पर एक ऐसे सांकेतक बनाना है जो आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण और कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखे। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ का निर्माण किया गया, इस सूचकांक का। आगे हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। मानव विकास सूचकांक HDI एक वार्षिक सूचकांक है। क्या है? एक वार्षिक सूचकांक है जिसके जरिए किसी भी देश में मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों का आकलन किया जाता है। कौन कौन से हैं आकलन? जैसे कि हो गया, पहला है ज्ञान यानी कि नॉलेज क्या है, उसके बाद दूसरा है लंबा और स्वस्थ जीवन, इसके विषय में। तीसरा जो है सभ्य जीवन स्तर। इन तीनों चीज़ों के विषय में ध्यान से अध्ययन करता है, मतलब कि इस चीज़ में आकलन किया जाता है HDI में। आगे हम देखते हैं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यक्रम यानी कि इसे जो होता है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम जो होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए प्रकाशित किया जाता है। इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल उल हक ने साल 1990 ईस्वी में बनाया था। आगे हम देखते हैं यह सूचकांक देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? किस चीज़ के लिए? सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
आगे हम देखते हैं यह सूचकांक देशों के विकास स्तरों की तुलना करने और समय के साथ विकास में बदलाव को समझने में मदद करता है। तो मानव विकास सूचकांक इन चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता देता है। इन चीज़ों को समझने में, विकास स्तरों की तुलना करने तथा समय के साथ विकास में जो बदलाव हो रहे हैं उन चीज़ों को समझने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव विकास सूचकांक में 4 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के आपेक्षिक वर्ष, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI। इसके बाद हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय जीवन स्तर के सांकेतकों को शामिल किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा इनमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जो होते हैं उन चीज़ों को प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी देश की प्रगति, यदि किसी देश की जो एक प्रति व्यक्ति आय जो है अच्छी होती है तो वह देश एक तरीके से देश जो होता है मानव सूचकांक में उच्च स्तर पर होगा, क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों की आय, वहाँ की आय अच्छी होगी तो एक तरीके से वहाँ की एजुकेशन, शिक्षित होंगे वहाँ पर लोग, उनकी एक तरीके से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से वहाँ की जो सूचकांक होगा, यानी कि वहाँ उस देश के जो मानव सूचकांक जो होंगे वहाँ पर उच्च स्तर पर होगा, तो वह देश जो होगा विकास का सूचक है। आगे हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी के अनुसार मानक निकाला जाता है। किसके आधार पर हम निकालेंगे मानव विकास? तो एक तरीके से शिक्षा प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, आमदनी जो होती है, आय जो होती है, इन्हीं के तो आधार पर हम मानव सूचकांक निकालेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी भी देश के विकास को मापने के लिए कई सूचक होते हैं। जैसे तो देखिए यहाँ पर हमने देखा तीनों सूचक को हमने देख लिया, अच्छे से डिटेल में अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, विकास को मापने के लिए कई और भी संकेतक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी संकेतकों को हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो प्रमुख, सबसे पहले देखते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाने वाला एक वैश्विक या विश्व स्तरीय सूचकांक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर मानक निकाला जाता है। आगे हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय जो होता है, यदि किसी देश में औसत व्यक्तिगत आय को दर्शाता है तो ये प्रति व्यक्ति जो है आय जो है, या किसी भी देश में औसत व्यक्तिगत आय को दर्शाता है, या जीवन स्तर और लोगों की आर्थिक स्थितियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आगे हम देखते हैं जीवन प्रत्याशा। यह एक व्यक्ति के जीवन काल की औसत लंबाई को दर्शाता है। जो उस व्यक्ति की जो जीवन लाइफ है, जिनकी जो जीता है जितने वर्ष, उसकी औसत लंबाई को दर्शाता है। जीवन काल की जो औसत लंबाई है उसको दर्शाता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण और जीवन स्तर की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और जीवन स्तर की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आगे हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित शिक्षा इंडेक्स जो होता है, यह शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और लोगों की शिक्षा का स्तरों का दर्शाता है कि उसमें उनकी शिक्षाएं कैसे हैं, वहाँ के लोगों की औसत शिक्षा कितनी है, और एक तरीके से मतलब कि शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता उसकी क्या है, क्वालिटी किस रूप में, और लोगों को शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। लिंग विकास सूचकांक यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसके विषय में लिंग विकास सूचकांक, यह मानव विकास के प्रमुख आयामों के लैंगिक असमानता जो होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता होती है उस चीज़ के आंकड़ों को मेजरमेंट करता है। आगे हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो होता है, यह आर्थिक विकास को मापने का एक प्रमुख सांकेतक होता है। किस चीज़ को? आर्थिक विकास जो होता है ना, उस चीज़ को मापने के लिए एक सकल घरेलू उत्पाद GDP जो आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, तो वो एक महत्वपूर्ण आयाम, एक सांकेतक होता है। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को गरीबी से निपटने में मदद करना। कोई भी देश है, उस देश को गरीबी से निपटने के लिए मदद करना और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बनाए रखना, कानून का शासन बनाए रखना, समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। उनका उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर हमने 7 को, यूनिट 7 में हमने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हमने बेहतर तरीके से अध्ययन करने की कोशिश की है, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे आप उन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे अपने एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम जल्द ही मिलते हैं यूनिट नंबर 8 में। और तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।